हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंगलों के बीच अंधेरी रातों में और सुनसान पहाड़ियों पर काम करने वाले पार्क रेंजर्स की जिंदगी कैसी होती है। उनकी ड्यूटी सिर्फ जानवरों और पेड़ों की हिफाजत करना नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी और खतरनाक घटनाओं का सामना करना भी है जो उनकी समझ से परे है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे पार्क रेंजर्स की सच्ची कहानियां जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में खून, हिंसा और कुछ संवेदनशील विवरण शामिल हैं। यदि आप ऐसी चीजों के प्रति संवेदनशील हैं तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कहानी। मेरा नाम रॉजर है और मैं मिनेसोटा से हूँ। मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर हूँ। मैंने अपने 3 दशकों का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस के कानून प्रवर्तन और जांच विभाग में बिताया है। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास बहुत खाली समय है, इसलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये थोड़ा अजीब है कि मुझे ये किस्सा बताने की इतनी उत्सुकता हो रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं। पहले मैं ये सोचता था कि इतने सारे लोग अपने बुरे अनुभव क्यों शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप डिनर टेबल पर बैठकर समाज में नहीं बता सकते, क्योंकि लोग आपको पागल समझेंगे। मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से ये कभी नहीं पूछा कि आपके साथ अब तक का सबसे डरावना अनुभव क्या था, क्योंकि लोग जानना ही नहीं चाहते, कम से कम वो लोग जिनसे मैं जुड़ा रहा हूं। लेकिन फिर भी ये बातें आप किसी न किसी से शेयर ज़रूर करना चाहते हैं, अपने वो एक्सपीरियंस किसी को बताना चाहते हैं और आशा करते हैं कि वो आपको पागल ना समझें। तो बात को और बिना ज़्यादा घुमाए मैं शुरू करता हूँ। ये कहानी एक डरावने पल की है जो मेरे फॉरेस्ट रेंजर बनने के दौरान हुआ था। अपने करियर के अधिकांश समय में मैं कनाडा की सीमा के पास स्थित वॉयजर्स नेशनल पार्क में तैनात था। चूंकि पार्क को झीलों की एक श्रृंखला द्वारा 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, ये मछुआरों और कायकर्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। इन झीलों में कई छोटे द्वीप भी हैं, जिनमें से कई कैंपिंग के लिए लोकप्रिय हैं। लोग शहर से दूर हटकर निजी जगह की तलाश में यहाँ आते हैं, और अपने निजी द्वीप से ज़्यादा गोपनीयता कहाँ मिल सकती है। एक दोपहर मुझे चीफ रेंजर का कॉल आया। उन्होंने मुझे एक छोटा सा काम करने के लिए कहा। उन्हें इंटरनेशनल फॉल्स पुलिस डिपार्टमेंट से एक कॉल आया था, जो एक छोटा सा शहर है, यहाँ से लगभग 20 मील दूर पश्चिम की ओर। वहाँ के एक अधिकारी को एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मिली थी। एक महिला का पति एक पुराने दोस्त के साथ कैंपिंग ट्रिप पर गया था और सुबह वापस आने वाला था, लेकिन वो नहीं लौटा। इसलिए मुझे उनके नियमित कैंपिंग स्थल पर जाना था, जिसे वुल्फ आइलैंड कहा जाता है, और मुझे निश्चित करना था कि वो लोग वहां से निकल गए हैं या नहीं। हमारी रेंजर टीम शायद देश की सबसे एम्फीबियस टीमों में से एक है। हमारा आधा काम जलमार्गों की निगरानी करना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी मछली पकड़ने और बोटिंग करने जैसे काम नियमों के अनुसार हों। इसलिए हमारे पास कायक और मोटर बोट्स रहती हैं और हम सभी उन्हें चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं। तो जब मुझे कॉल आया तो मैं रिवर विजिटर सेंटर गया, जहां हमारी बोट्स डॉक की जाती थीं। लेकिन जैसे ही मैं वुल्फ आइलैंड के लिए बोट तैयार कर रहा था, मुझे चीफ से दूसरी कॉल आई। इंटरनेशनल फॉल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अपडेट भेजा था जो मुझे तुरंत जानना बहुत ज़रूरी था। चीफ के अनुसार ये सिर्फ 2 लोगों का बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद सो जाने का मामला नहीं था। गुमशुदा व्यक्ति के बेटे ने पुलिस से संपर्क किया था और उन्हें ये बताया कि न केवल उसका पिता
शायद हथियार बंद था, बल्कि वो कैंपिंग ट्रिप पर जाने से पहले असामान्य रूप से अजीब व्यवहार कर रहा था। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं इस स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार था। क्योंकि मैं विजिटर सेंटर में काम करने के बजाय लॉ एनफोर्समेंट में था, इसलिए मेरे पास एक साधारण पुलिस अधिकारी के समान ही विकल्प थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं चिंतित नहीं था कि मुझे किस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 10 में से 9 बार जंगल में घटनाएं जल्दी और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाती हैं, लेकिन जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक मौका जो आपको रात भर जगाए रखता है, वही सबसे मुश्किल होता है। इसलिए बोट को तैयार करने के बाद मैंने लगभग 20 से 25 मिनट पश्चिम की ओर नौकायन किया, जब तक कि मुझे वुल्फ आइलैंड नहीं दिखाई दिया। मैंने द्वीप का सुरक्षित दूरी से दूरबीन से ही निरीक्षण किया। मुझे उसके पूर्वी हिस्से से धुएं की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। मेरे पास कोई बुलहॉर्न नहीं था जिससे मैं लापता कैंपर को पुकार सकता, इसलिए मुझे बोट को किनारे के लगभग 20 से 30 फीट तक लाना पड़ा। मैंने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से आवाज लगाई। 3 बार पुकारने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो मैंने किनारे पर उतरने का निर्णय लिया ताकि मैं उस कैंपफायर को देख सकूं जहां से धुआं निकल रहा था और जिसे शायद लापता कैंपर ने ही जलाया था। मैं बोट को किनारे के थोड़ा और करीब ले गया और कूदकर पानी में उतरा और किनारे की ओर बढ़ते हुए लापता कैंपर को पुकारने लगा। थोड़ा आगे बढ़कर मुझे कैंपफायर की हल्की सी गंध आ रही थी और जो भी उस पर पकाया जा रहा था उसकी भी गंध आ रही थी। मैं कैंप के काफी नजदीक पहुंच गया था। अगर कोई वहां होता तो मुझे जरूर सुन पाता और मैं उनको सुन पाता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के कारण और किसी को भी ना देख पाने के कारण मैंने सोचा कि जिसने भी वो शिविर लगाया था वो वहां से चला गया होगा। लेकिन जैसे ही मैं धुएं के स्रोत की खोज में द्वीप के अंदर गया, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे चौंका दिया। वो चीज़ मेरे दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह है। मैंने वहां अपनी आंख के कोने से देखा कि एक कौवा ऊपर से नीचे की तरफ उतरा है। फिर मैंने देखा कि एक आदमी एक कैंपिंग चेयर पर बैठा हुआ था। ना तो वो पूरी तरह से सीधा था और ना ही पूरी तरह से झुका हुआ था। उसके सर के पिछले ऊपरी भाग के हिस्से में एक बड़ा सा छेद था। वो कौवा उस छेद में अपनी चोंच डाल रहा था और कुछ और भी कौवे उसके पास गिरने वाले पदार्थ को लेकर झगड़ रहे थे। ये हमारे लापता कैंपर में से एक का शव था, लेकिन मुझे दूसरे कैंपर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कैंपफायर के पास ही बिना हरकत के दूसरा कैंपर पड़ा हुआ था। किसी ने उसकी टांगें काटने की कोशिश की थी। मेरा अनुमान है कि ये उसके मरने के बाद ही किया गया होगा और फिर उसकी टांगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और उन्हें आग पर रखा गया। अंदर आते समय मैंने जो गंध महसूस की थी वो कैंपर के पकाए गए भोजन की नहीं, बल्कि दूसरे कैंपर की टांग का एक हिस्सा था जो अभी भी आग की धीमी लपटों पर पक रहा था। मुझे लगता है कि चेयर में बैठा आदमी अपने साथी के शरीर को नष्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और प्रकृति को ही दोनों के ऊपर अपना काम करने दिया। हमने कभी ये पता नहीं लगाया कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन हमने ये पता लगा लिया कि ये हुआ कैसे था। हत्यारे ने अपने दोस्त को उनके नियमित स्थान पर कैंपिंग ट्रिप के लिए आमंत्रित किया था। उसने अपनी पत्नी या किसी और से कुछ भी नहीं छिपाया था, जिससे हमें ये विश्वास हुआ कि उसके दोस्त की हत्या करने का निर्णय या तो अचानक था या फिर उसने हत्या करने के बाद खुद को मारने की योजना बनाई थी ताकि वो इसके परिणाम से बच सके। जाहिर तौर पर उसने अपने दोस्त को मार दिया था और वो उसे छिपाना चाहता था। लेकिन यहाँ एक और तर्क सामने आता है कि हत्या अचानक हुई थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि उसने ये सोचा था कि एक मृत शरीर का निपटारा करना कितना कठिन हो सकता है। घटना स्थल पर कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था, इसलिए मुझे नहीं लगता
कि उसने अपने दोस्त के शरीर को जलाने की योजना बनाई थी। और जब ये स्पष्ट हो गया कि इसमें उसे अधिक समय लगेगा जितना उसने सोचा था, और शायद अब तक उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंच चुकी होगी और कोई ना कोई उन्हें ढूंढने भी आने वाला होगा, उसने वहीं आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया होगा और अपने आप को गोली मार ली होगी। उस घटना के बाद पार्क के कर्मचारियों के बीच काफी उदासी छाई रही। मेरी जानकारी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और मेरे करियर के शेष हिस्से में ऐसा कुछ भी फिर से नहीं हुआ था। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, राष्ट्रीय पार्क अपराध की जगह नहीं होती और वीएनपी में सबसे तीव्र चीज़ें आमतौर पर बोटिंग पार्टी का पीछा करना ही होता है ताकि उन्हें धीमी गति से चलने के लिए कहा जा सके। इसलिए जब हमारे सामने ऐसी भयानक घटना हुई, उसने हमारे मनोबल पर गहरा असर डाला। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उस आदमी के दिमाग में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक की हत्या कर दी। जैसा कि मैंने कहा, हमने किसी अफेयर या विश्वासघात के बारे में कुछ भी नहीं सुना जो एक आदमी को अचानक पागल कर सकता था। ये सब एक बड़ा रहस्य ही रहा और जीवन के इतने सारे अन्य रहस्यों की तरह मुझे लगता है कि मैं इस रहस्य के बारे में भी अज्ञानता में ही रहना चाहता हूँ। मैं सेंट लुइस में पला बड़ा हूँ और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में दाखिला लेने के बाद नॉक्सविल चला गया। फिर अपने पहले साल और दूसरे साल के बीच की गर्मियों में मैंने पास के ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में एक रेंजर प्रोग्राम में एज अ वॉलंटियर साइन अप किया। हालांकि मेरे करियर का लक्ष्य एक डेस्क के पीछे बैठने का है, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ये सोचने में मज़ा आता था कि पार्क रेंजर होना कितना कूल होगा। शायद ये खुली हवा में काम करने, घायल जानवरों को बचाने और प्रकृति से जुड़े रहने का बहुत अच्छा मौका था। इसलिए जब मैंने सुना कि मैं एक महीने के लिए एक रेंजर की भूमिका निभा सकता हूँ जहाँ मैं अपनी खुद की हैट पहन सकता हूँ, तो मेरी रुचि बढ़ गई। मैंने सही लोगों से संपर्क किया, तारीखें तय की और फिर 7 लंबे महीने उस पल का इंतज़ार किया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पाया कि मेरा काम रोमांचक होने की बजाय बिल्कुल विपरीत था। ये सीजनल वॉलंटियर प्रोग्राम वास्तव में केवल अंडरस्टाफ रेंजर टीमों के लिए छुट्टी का समय सुरक्षित करने का एक तरीका था, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि हमसे किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस या स्पेशलिटी के बारे में पूछा ही नहीं गया था। इसका मतलब ये था कि लगभग 60% समय मैं और 2 अन्य वॉलंटियर्स पार्क के विजिटर सेंटर में काम कर रहे थे। बाकी 40% समय हमें केवल बेसिक प्रशासनिक कार्यों या बाउंड्री मेंटेनेंस जैसे काम करने की अनुमति थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या उम्मीद कर रहा था, लेकिन जो मैंने सोचा था वैसा कोई काम मुझे करने को नहीं मिल रहा था। नेशनल पार्क्स को भी बाकी सभी की तरह अपने रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना होता है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से बाउंड्री मेंटेनेंस, जो मूल रूप से बाढ़ की जांच थी, किसी भी काम से बेहतर लगा, क्योंकि इसी बहाने मुझे बाहर निकलने को मिलता था। बाउंड्री मेंटेनेंस वाकई एक भव्य नाम लगता है जिसे फॉरेस्ट सर्विस ने बाढ़ की जांच के लिए दिया था, और जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका मतलब है लंबी बाउंड्री की बाढ़ पर चलना और ये सुनिश्चित करना कि वो ठीक स्थिति में है। उन बाउंड्री फेंस की जांच करना शायद मेरे लिए रेंजर के जीवन को जीने के सबसे करीब था। लेकिन इसी तरह की एक पैदल यात्रा में मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ, इतने सालों बाद भी। मैं एक ऐसी जगह पर था जिसे क्रॉसबी क्रीक कहते हैं, जो पार्क की पूर्वी सीमा पर है। ये क्षेत्र बाउंड्री चेक के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान है जिसका नाम ट्रीट सेमेट्री है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं चाहते कि जंगल के जानवर वहाँ पुरानी हड्डियों को खोदें या किसी तरह से उस जगह का अपमान करें।
मैंने कब्रिस्तान की सभी बाड़ों को ठीक पाया और फिर बाड़ की लाइन के साथ शायद 10 से 15 मिनट तक पूर्व की ओर चलता रहा, जब अचानक मैंने किसी को अपने आगे पेड़ों के बीच चलते हुए देखा। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मुझे एक अजीब सा संदेह हुआ, जहां मुझे लगा कि जो मैं देख रहा था वो वास्तविक में नहीं हो सकता। एक लड़की जो धीरे धीरे रो रही थी और नंगे पांव पेड़ों के बीच चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बस किसी तरह से ही जीवित थी। वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी और उसकी त्वचा के ज्यादातर हिस्से गायब थे। वो खून से लथपथ थी और सूखी गंदगी उसके शरीर के लगभग हर हिस्से पर दिखाई दे रही थी। उसके बालों से लेकर उसके पैरों की उंगलियों तक हर जगह खून ही खून था और मुझे हैरानी हो रही थी कि वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी थी। मैं तुरंत हरकत में आया, उसकी ओर भागा, लेकिन वो तभी जमीन पर गिर पड़ी। मैंने अपनी शर्ट उतारी और उसे जितना हो सके ढकने की कोशिश की, फिर उसे उठाकर अपने ट्रक की ओर ले गया। मैं सौभाग्यशाली था कि वो लड़की मेरे ट्रक के पास ही थी। मुझे पता था कि कॉस्बी से लगभग 12 मील उत्तर में एक अर्जेंट केयर सेंटर है, इसलिए मैंने लड़की को अपनी ट्रक की पिछली सीट में लादा और जितना जल्दी हो सके गाड़ी चलाने लगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कुछ और कहा, मैं बस यही कहता रहा, अपनी आंखें बंद मत करना, तुम्हें जागते रहना होगा। उसने पूरे रास्ते अपनी आंखें खुली रखीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस मेरी शर्ट के नीचे लिपटी पड़ी रही, इधर उधर घूरती रही, जब तक हम अर्जेंट केयर सेंटर पर नहीं पहुंच गए। मुझे पता था कि ये ज़रूरी नहीं है वो जगह इस तरह की इमरजेंसी के लिए सही है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे और कहाँ ले जाऊं। प्रारंभिक उपचार के बाद मुझे बताया गया कि लड़की को सेविरविल ले जाया गया, जहां एक जनरल अस्पताल था जिसमें एक डेडिकेटेड इमरजेंसी रूम था, और यहीं मेरी भूमिका समाप्त हो गई। मैंने पूछा कि क्या मैं और कोई मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि सबसे अच्छा यही होगा कि मैं वापस जाऊं और चीफ रेंजर को बताऊं कि वहां क्या हुआ है। ये वो समय था जब सेल फोन नहीं हुआ करते थे और मैं अस्पताल के पेफोन का उपयोग करके टीम को ये बता सकता था कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन तब तक मैंने सोचा कि बेहतर होगा मैं वापस चला जाऊं, अपने खून से सने कपड़े बदल लूं और आमने सामने सभी को बताऊं कि हुआ क्या है। जब मैं रेंजर मुख्यालय में दाखिल हुआ और चीफ और मेरे सहकर्मियों ने मेरे कपड़ों पर खून देखा, तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद मुझे ही चोट लगी है, लेकिन फिर मैंने उन्हें फिल्मी स्टाइल में कहा, ये खून मेरा नहीं है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैं कहाँ था और क्या हुआ था। चीफ ने पूरे समय नोट्स लिए, क्योंकि हमारे पास पूरी आधिकारिकता थी, इसलिए केवल FBI या कोई अन्य संघीय एजेंसी ही हमें रास्ते से हटा सकती थी, जब तक कि हम उनकी मदद नहीं मांगते या वो बिना हमसे पूछे कार्रवाई नहीं करते। और यहीं पर चीज़ें अजीब हो गईं। जाहिर है हमें उस लड़की से बात करने की ज़रूरत थी जिसे मैंने खोजा था, ये पता लगाने के लिए कि उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन जब चीफ ने अस्पताल से संपर्क किया और संबंधित डॉक्टर से बात की, तो हमें पता चला कि उस लड़की ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। न केवल ये कि उसके साथ हुआ क्या था, बल्कि उसने किसी से भी एक भी शब्द नहीं कहा था। यह हम में से किसी के लिए असामान्य नहीं था। उस बेचारी लड़की ने निसंदेह एक बेहद दर्दनाक घटना का सामना किया था, जिसका मतलब था वो शायद तब तक इसके बारे में बात नहीं करना चाहती जब तक वो पूरे तरीके से शांत नहीं हो जाती। डॉक्टरों ने हमें अगले दिन वापस आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो लड़की इस बीच कुछ बोलती है तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करेंगे। हम अगले दिन दोपहर तक इंतज़ार करते रहे और फिर अस्पताल को फ़ोन किया कि क्या लड़की ने बात करना शुरू किया है। उनका जवाब आया कि नहीं, उसने कोई बात नहीं की। वो डॉक्टरों से बात नहीं कर रही थी, नर्सों से बात नहीं कर रही थी, और हमें भी नहीं लगता कि वो हमसे बात करेगी। चीफ ने अस्पताल जाने का सोचा, क्योंकि वो लड़की मुझे मिली थी,
इसलिए उन्होंने मुझसे अस्पताल जाने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए कहा, यह उम्मीद करते हुए कि मुझे फिर से देखने के बाद शायद वो लड़की बात करने के लिए प्रेरित हो सकती है। मुझे रेडियो पर इसकी खबर मिली कि चीफ मुझे साथ में ले जाना चाहते हैं, और जैसे ही मुझे ये खबर मिली तो मैं जो भी कुछ कर रहा था मैंने वो छोड़कर मुख्यालय की तरफ वापस चला गया। हमने अस्पताल की यात्रा के दौरान इस बारे में बात की कि जांच कैसे आगे बढ़ सकती है, बिल्कुल अनजान रहते हुए कि कोई जांच होगी ही नहीं। जब हम अस्पताल पहुंचे और उस बिना नाम की पीड़िता की तलाश में गए तो हमने नर्सिंग स्टाफ को थोड़ी घबराहट में पाया। हमें ये समझने में थोड़ी देर लगी कि वहां हो क्या रहा था, लेकिन जब हमें पता चला तो हम आश्चर्यचकित हो गए। अस्पताल ने हमारी पीड़िता को खो दिया था। उनके सुरक्षा कैमरे की समीक्षा करने पर दिखा कि एक आदमी जो अस्पताल के कपड़े पहने हुए था 1:15 के बाद अस्पताल के मुख्य द्वार से व्हील चेयर को धकेलते हुए बाहर ले जा रहा था। उसने अपनी छाती पर एक प्रकार का आईडी क्लिप पहन रखा था। किसी तरह से उसने रिसेप्शन से गुजरते हुए बात की और फिर सीधा उसी रूम में चला गया जहां हमारी पीड़िता को रखा गया था। वहां उसने उसे व्हील चेयर पर बिठाया और बस उसे बिना किसी रुकावट के अस्पताल से बाहर ले गया। स्वाभाविक रूप से यह अस्पताल की मानक प्रक्रिया का एक बड़ा उल्लंघन था, लेकिन हमारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि हमारी पीड़िता कौन थी या उसे बाहर ले जाने वाला व्यक्ति कौन था। हमारे पास कोई ठोस उपाय नहीं था सिवाय एक के। हमारे पास संभावित अपहरण का मामला था, इसलिए हमने एफबीआई को मदद के लिए बुलाया। हमारी मुख्य चिंता ये थी कि जिसने भी उस लड़की को अस्पताल से बाहर निकाला था ये वही व्यक्ति हो सकता था, या कम से कम उसी समूह का हिस्सा हो सकता था जिसने उस लड़की की ये हालत की थी। हमारे पास उसे खोजने के लिए संसाधन नहीं थे, लेकिन एफबीआई के पास थे। इसलिए हमने जब आधिकारिक रूप से मामले की जांच उन्हें सौंप दी तो ये केस हमारे हाथ से निकल गया। हमें उम्मीद थी कि इससे जांच में प्रगति होगी, लेकिन लगभग 1 महीने बाद जब हमारे चीफ ने एफबीआई संपर्क से स्थिति की जांच की तो हमें पता चला कि मामला उनके लिए प्राथमिकता में था ही नहीं। हमने संयुक्त टास्क फोर्स के गठन के बारे में संपर्क की उम्मीद की थी, जो आमतौर पर एफबीआई और स्थानीय कानून प्रवर्तन के बीच एक मानक प्रक्रिया होती है। लेकिन काफ़ी डिस्कशन के बाद किसी डेस्क पर बैठे एक अधिकारी ने निर्णय लिया था कि इस मामले का पीछा करने का कोई मूल्य नहीं है। वो एक ऐसे मामले में संसाधन आवंटित करने के लिए उत्सुक नहीं थे जहां केवल आरोप एक हॉस्पिटल से अपहरण के थे। मैं वकील नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि ऐसे अपराध के लिए सज़ा कितनी हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि जिस किसी भी आदमी ने या किसी समूह ने उस लड़की की वो हालत की थी वो सज़ा के हकदार हैं। लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। अगर उस लड़की ने बात की होती, अगर उसने मामले के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी होती तो हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता था जिससे हम आगे काम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास केवल अनुमान और धारणाएं थीं जिनकी तुलना ठोस सबूतों से नहीं की जा सकती। और यही कहानी का अंत था। अगर वो लड़की आगे आती और आपराधिक शिकायत दर्ज करती तो हमारा मामला फिर से खुल सकता था, या फिर हमारा रहस्यमयी नकली नर्स कहीं और किसी और अपराध में पकड़ा जाता। लेकिन तब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और सबसे अच्छी बात भी यही है कि इस केस को, इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इससे संतोष था। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं इस मामले की तह तक जाने के लिए दुनिया के अंत तक भी जा सकता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि उस बेचारी लड़की के साथ हुआ क्या था। लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। उस समय मैं एक असली रेंजर भी नहीं था, और जब मेरा समय समाप्त हो गया तो मैं वापस अपनी पढ़ाई पर लौट आया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे भुला दिया। मैं कभी नहीं भूला कि वो लड़की कैसी दिखती थी, या उन पेड़ों के बीच उसे लंगड़ाते हुए देखना कैसा महसूस हुआ था। और जब मुझे लगा कि समय सही है तो मैंने ये कहानी अपनी बेटी के साथ साझा की।
मुझे पता है कि यह आपको अजीब लग सकता है कि मैंने अपनी किशोर बेटी को कुछ ऐसा बताया जो इतना भयावह और अजीब था, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक सबक भी था जिसे मुझे उसे सिखाने की आवश्यकता है। जिस कहानी को मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन ये समझने के लिए कि ये कहानी मुझे इतना परेशान क्यों करती है, मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होगा। मैंने अपने एक्स हस्बैंड से 1987 में शादी की थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमने इस इरादे के साथ शादी की थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे जब तक कि हम बूढ़े और बुजुर्ग ना हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये थी कि हम 5 साल भी नहीं टिक पाए। मुझे गर्भवती होने में परेशानी हो रही थी, इसलिए हम टेस्ट करवाने के लिए एक फर्टिलिटी डॉक्टर के पास गए और वहीं मुझे पता चला कि मैं बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हूँ। शुरुआत में ये दुनिया का अंत नहीं लगा। हमने गोद लेने और बच्चे के बिना जीवन बिताने के दोनों विकल्पों पर चर्चा की। मुझे लगा कि हमारी शादी इतनी मजबूत थी कि वो इस तरह की चीज़ों को सहन कर सकेगी, लेकिन मैं गलत साबित हुई। जब उसने तलाक के लिए अर्जी दी तो मेरा दिल टूट गया और मैंने पहले कभी इस तरह की सच्ची टूटन का अनुभव नहीं किया था। अगर उसने शुरू में ही कहा होता कि देखो, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो मेरे बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, तो मुझे इसे समझने और इससे उबरने के लिए ज़्यादा समय मिलता। लेकिन उसने जिस तरह से मेरी उम्मीदों को बढ़ाया और फिर उन्हें कुचल दिया, वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक था। मैं उसके आसपास नहीं रह सकती थी। वो एक फ्रेंडशिप चाहता था, लेकिन मेरे अंदर उसके साथ मित्रता बनाए रखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लगता है कि ये मुझे कुछ लोगों की नज़र में बहुत इमेच्योर बना सकता है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी चीज़ को सहन करने के लिए भावनात्मक रूप में सक्षम नहीं थी। मैंने वो शहर छोड़ दिया, कुछ महीनों के लिए अपने माता पिता के घर वापस चली गई। फिर ये तय करने में लग गई कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ। ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरी भूमिका जीवन में एक माँ और गृहिणी की होगी। मुझे पता है कि ये कुछ लोगों के लिए लक्ष्य की ऊंचाई नहीं है, लेकिन ये वही था जो मैंने हमेशा चाहा था। मैं एक साधारण जीवन जीना चाहती थी, एक खुशहाल जीवन, और मुझे इस बात को समझने में बहुत समय लगा कि मैं एक गृहिणी के अलावा कुछ और बनकर भी खुश रह सकती हूँ। उस समय के दौरान जब मैं आखिरकार बिना रोए बाहर जा सकती थी, तो मैंने वुडलैंड ट्रेल्स पर बहुत समय बिताया। शांति और एकांत ने मेरे मन को फिर से ठीक करने में मदद की। लेकिन जितना समय मैंने वहां बिताया, उतना ही मुझे अपने बारे में कुछ समझ में आया। मैं खुशी से अपना पूरा दिन जंगल में शांतिपूर्ण माहौल में बिता सकती थी। फिर जब मैंने ये बात अपने पिता से कही, तो उन्होंने बहुत ही आराम से एक सुझाव दिया जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम फॉरेस्ट सर्विस के लिए आवेदन करो। उन्होंने एक दिन मुझसे ये बात कही और मुझे याद है कि मैंने ये सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों संभव नहीं है। मैं खुद को एक रेंजर के रूप में नहीं देख पाई, लेकिन उस समय मैं खुद को कुछ और करते हुए देख ही नहीं पा रही थी। मैं बस हर रात घंटों घंटों टीवी देखती रहती थी और किसी सोच में मग्न रहती थी। लेकिन फिर जितना मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही मुझे ये समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे एक पार्क रेंजर बनने से रोक सके। चूंकि मेरे पास बैचलर की डिग्री नहीं थी, मुझे 2 साल के लिए इंटर्न करना होगा, इससे पहले कि वो मुझे कोई बड़ा पद देने की पेशकश करें। लेकिन उस समय मेरे पास कुछ और नहीं था, इसलिए मैंने फैसला किया कि इसे आजमाने में क्या बुराई है। मेरे पसंद की और मेरे आसपास की बहुत सारी जगह थी जहां मैंने अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं कभी वहां घूमूंगी या जॉब करूंगी। लेकिन जब इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने का समय आया, तो केवल एक ही जगह थी जहां आवेदकों को स्वीकार किया जा रहा था, और वो था अकाडिया नेशनल पार्क। मैंने कभी इतना उत्तर की ओर रहने की कल्पना नहीं की थी और मैं सोच रही थी कि वहां की सर्दियों को कैसे झेलूंगी।
लेकिन इसने मुझे एक नई शुरुआत और एक नया स्थान दिया जो दर्दनाक यादों से बहुत दूर था, जिसे मैं छोड़ना चाहती थी। और इसलिए 1992 की गर्मियों में मैंने अपनी चीज़ें पैक की और सील हार्बर के छोटे से गांव में शिफ्ट हो गई। मैंने हिल वे नामक एक सड़क पर एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट किया। ये एक शांत जगह थी और इसने हर दिन पार्क आने जाने को बहुत आसान बना दिया था। मैंने 2 साल तक इंटर्नशिप की, सभी आवश्यक प्रशिक्षण पूरे किए। फिर 1994 की शरद ऋतु में मैं अकाडिया रेंजर टीम की पूरी तरह से सदस्य बन गई। एक प्रस्तुति समारोह हुआ जिसमें मेरे माँ और पिता विशेष रूप से शामिल होने के लिए ऊपर स्टेज पर आए और मैंने गौरव और आत्मविश्वास की भावनाओं का अनुभव किया जिसे मैंने कभी भी संभव नहीं सोचा था। मैंने इसे एक बड़ी उपलब्धि माना और इससे कितनी खुशी मिली इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 1 साल बाद जून 1995 की बात है। मैं एक रॉकी हिल कॉर्नर्स नबल के पास एक ज़मीन की जांच पूरी कर रही थी। जब मैंने काम पूरा कर लिया तो मैं पार्क मुख्यालय वापस लौटने के लिए 2 मील की दूरी चलने लगी। लेकिन जैसे ही मैं ईगल्स लेक के किनारे के करीब पहुंची, मैंने 2 ट्रेल्स के बीच एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया ताकि मैं थोड़ा समय बचा सकूं। ये ट्रेल का एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया हिस्सा था और मैंने पहले कभी उस शॉर्टकट का उपयोग नहीं किया था। लेकिन मुझे पार्क की इतनी जानकारी थी कि अगर मैं अंडर ग्रोथ के माध्यम से अपना रास्ता बना लूँगी तो मैं विपरीत ट्रेल पर आ जाऊँगी और मुख्यालय तक का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने वही किया। मैं ट्रेल से हट गई और पेड़ों के बीच चल रही थी जब अचानक किसी चीज़ से मेरा पैर टकराया। मैंने उस चीज़ को देखा नहीं था, जिसका मतलब है कि मैं इतना चौंकी कि गिरते गिरते बची। मैंने गुस्से में उस चीज़ को माँ की गाली दी और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी झाड़ियों को हटाकर देखा जाए, आखिर वो क्या चीज़ है जिसने मुझे लगभग गिरा ही दिया था। पहले मुझे लगा था कि ये किसी प्रकार का पत्थर होगा और अगर ऐसा होगा तो मैं उसे खोद कर एक तरफ फेंक दूंगी ताकि कोई और उस पर ठोकर ना खा सके। कुछ लोग इस बात को थोड़ा ज़्यादा मान सकते हैं, लेकिन पार्क को एक सुरक्षित जगह बनाने की आदत स्वाभाविक बन जाती है। मेरे कदमों के नीचे जो चीज़ थी वो पत्थर नहीं थी, उसका आकार बहुत ही असामान्य था। जब मैंने इसके चारों ओर की मिट्टी हटाई तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जैसे वो कोई बॉक्स हो। वो शायद किसी प्रकार का बॉक्स था जिसे किसी ने कभी पहले या हाल में यहाँ गाड़ दिया था। लेकिन जो भी हो, मेरे पास उस समय उसे खोदने का समय या ऊर्जा नहीं थी। इसलिए मैंने जगह को जितना संभव हो सके उतना चिन्हित करने की कोशिश की, झाड़ियों को हटाकर इसे अधिक स्पष्ट बनाने की कोशिश की और फिर मुख्यालय वापस लौट आई। मैंने उस चीज़ का जिक्र अपनी सहकर्मी से किया, लेकिन उसने इसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोगों के दिमाग में पहली चीज़ किसी प्रकार का गड़ा हुआ खजाना आया होगा। वहाँ उत्तर पूर्वी हार्बर में रॉकफेलर जैसे लोग थे, इसलिए ये संभव था कि वहाँ कुछ कीमती चीज़ें गाड़ी गई हों। लेकिन फिर भी कोई भी इसे खोदने के लिए उत्सुक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, इसलिए जबकि बॉक्स में मेरी दिलचस्पी थी, इसे खोदना किसी भी दृष्टिकोण से प्राथमिकता नहीं थी। कुछ दिन बीत गए, फिर एक दोपहर मुझे कुछ फुर्सत के घंटे मिल गए। लेकिन उस दिन जल्दी घर जाने की बजाय मैंने एक फावड़ा लिया, ईगल लेक के पास शॉर्टकट की ओर चल पड़ी और बॉक्स को खोदने का निर्णय लिया ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में वो क्या है। ये काम बहुत कठिन और पसीने बहाने वाला था, लेकिन लगभग 1 घंटे की खुदाई के बाद मैं आखिरकार ये देखने में सक्षम हो गई कि वो सचमुच एक बॉक्स ही था। मैंने उसे मिट्टी से बाहर निकाला, उसकी धूल हटाई और फिर उसमें लगे सड़े हुए कपड़े को हटाकर अंदर की चीज़ें देखने का प्रयास किया। मैं मानती हूँ कि मैं उस समय काफ़ी उत्साहित थी और एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो कुछ भयानक या डरावना हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने बॉक्स खोला और सड़े हुए कपड़े के एक टुकड़े को हटाया तो मैं हैरान रह गई और मैंने ढक्कन को जोर से बंद कर दिया। मैंने बस एक झलक ही देखी थी। वो ना तो सोना था, न चांदी
और ना ही कोई गहना, ना ही कोई दशकों पुरानी हत्या का कोई हथियार था। वो एक कंकाल था, एक नन्हे नवजात बच्चे का कंकाल। मैंने कुछ और नहीं छुआ। मैं सिर्फ वापस मुख्यालय की ओर भागी ताकि लोगों को बता सकूं कि मुझे क्या मिला है। उस दिन ड्यूटी पर मौजूद लगभग हर कोई ईगल लेक के आसपास ही था और फिर थोड़ी देर बाद राज्य के कई पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम भी वहां आ गई। लेकिन उनके वहां पहुंचने और सीन को घेरने से पहले हमारे चीफ रेंजर ने बॉक्स के अंदर देखा, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें क्या था। जैसा मैंने कहा, मैंने बस एक झलक ही देखी थी, लेकिन मैंने इतना तो जान लिया था कि मैं क्या देख रही थी। चीफ ने उसे ध्यान से देखा। उसने वो चीजें देखी जो मैंने भी नहीं देखी थी। मैं उसे फिर से देखने का साहस भी नहीं कर सकी, लेकिन जब चीफ ने कहा कि कंकाल कुछ गलत दिख रहा था, तो वो सही कह रहे थे। मैंने कभी पहले किसी बच्चे का कंकाल नहीं देखा था, इसलिए मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं थी, लेकिन सभी ने यह स्वीकार किया कि खोपड़ी बहुत बड़ी दिख रही थी और बाहें बहुत लंबी थीं। हम में से एक ने कहा कि वो चीज इंसान जैसी लग ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जब डीएनए प्रशिक्षण आया तो ये पूरी तरह से एक मानव बच्चे का कंकाल ही निकला, और इसलिए हम एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम को जोड़ने में सक्षम हुए। 1920 और 1930 के बीच एक मां ने एक विकलांग बच्चे को जन्म दिया था। ये संभव था कि उस बच्चे की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई हो, क्योंकि कंकाल पर किसी भी चोट के निशान नहीं थे। लेकिन इससे यह संभावना समाप्त नहीं होती कि किसी ने बच्चे की पीड़ा को समाप्त करने के लिए यह निर्णय लिया हो। फिर जब बच्चा चला गया तो किसी ने उसे उस समय के लिए एक महंगे कपड़े की लाइन वाले बॉक्स में रखा और उसे जंगल में गहराई में दफन कर दिया, जहां कोई कभी उसे खोज ना सके। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझ में नहीं आया। किसी बच्चे के अंतिम संस्कार के बजाय उसे जंगल में दफनाना एक अच्छा निर्णय नहीं माना जाता। लगभग 80 साल बाद एक धीरे धीरे बढ़ती पेड़ की जड़ ने उसे समय के साथ सतह के करीब पहुंचा दिया था, और इसी वजह से मैं उससे ठोकर खाकर गिर गई थी। चूंकि बच्चे का शरीर संघीय संपत्ति पर पाया गया था, हमने क्वांटिको में एफबीआई के डीएनए विश्लेषण यूनिट की मदद ली। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें किसी दूर के रिश्तेदार का मिलान मिल सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड हो, लेकिन कुछ भी सकारात्मक नहीं मिला। उस छोटे बच्चे का कोई नाम नहीं था, कोई जन्म तिथि नहीं थी, और उसकी एकमात्र संपत्ति वो छोटा सा अस्थायी ताबूत था जिसमें हमने उसे पाया था। हमें एफबीआई से ये भी जानकारी मिली कि बच्चे की बड़ी खोपड़ी, जिसे उन्होंने मैक्री कहा, शायद एक आनुवांशिक विकार का परिणाम थी, जैसे कि वीवर या सोडो सिंड्रोम। जितना मैं समझ सकी, आज ऐसी स्थितियों में इलाज आसान है, लेकिन उस समय में किसी गरीब बच्चे के लिए ये संभावनाएं बहुत कम थीं। लेकिन इस कहानी ने मुझे इतने वर्षों तक परेशान क्यों किया? ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसने सिर्फ मुझे विचलित किया हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बच्चा मेरा अपना था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक अजीब प्रकार की नियति थी जिसने मुझे उस शॉर्टकट तक पहुंचाया और मुझे उस अस्थायी ताबूत पर ठोकर लगाई। मुझे पता है, ये सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अपना दिमाग खो चुकी हूँ, और ये निश्चित रूप से कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैंने कभी किसी के साथ खुलकर चर्चा की हो। लेकिन ये वास्तव में वही है जो मैं कभी कभी महसूस करती हूँ। मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन मुझे वो मौका मिला था कि जब मैं उस बच्चे को उचित दफन की शांति दे सकूं, जो उसके असली माँ और पिता उसे देने में असमर्थ थे। और ऐसा करने से मुझे लगता है कि मैंने उस मातृत्व के असीम और बिना शर्त प्यार की एक झलक महसूस की है, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मैं अमेरिकी वन सेवा से चिकित्सीय रूप से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं 1985 से 1992 के बीच किन्नू नेशनल पार्क में 7 सालों तक एक रेंजर था। किन्नू
इडाहो के पैनहैंडल में था, कनाडा की सीमा से लगभग 50 मील से भी कम दूरी पर। गर्मियों में यहाँ जंगल, पहाड़ और झीलें होती हैं और सर्दियों में ये बर्फ की चादर से ढक जाता है। उत्तर में सी नदी और दक्षिण में पेन ऑरेल झील है। बाकी सब जगह ढलानें और घाटियां थीं। अपनी नौकरी के आखिरी दिन मैंने उन्हीं घाटियों में से एक में गुजारा था। मैं अपनी नियमित ड्यूटी निभा रहा था, अपने काम में लगा हुआ था, जब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कूल्हे के दाहिने हिस्से पर एक जोरदार मुक्का मारा हो। मुझे पैरों में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। और जैसे ही मैं गिरा, मैंने घाटी की ओर से कहीं से एक राइफल की आवाज़ सुनी। मेरा पहला ख्याल था कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। हो सकता है आपको ये पागलपन लगे, लेकिन आप इस तरह की गलतियों से हैरान हो जाएंगे जो शिकारी तब करते हैं जब वो सीजन के पहले शिकार के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसीलिए हमारे पास इतने सारे नियम हैं। मैं शूटर को नहीं देख सका, इसलिए मैंने चिल्लाना शुरू किया, मत मारो, मैं एक रेंजर हूं। एक हाथ से अपनी गोली के घाव पर दबाव डालते हुए और दूसरा हाथ पागलपन में ऊपर नीचे हिलाते हुए मैं बार बार कह रहा था, प्लीज गोली मत मारो, मैं एक रेंजर हूं। मुझे उम्मीद थी कि कोई पेड़ के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ जाएगा या डर के मारे घाटी के नीचे भाग जाएगा, लेकिन इसके बजाय शूटर ने मुझ पर फिर से गोली चलाई। मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे नहीं मार पाए। मैं वहीं जंगल की जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन जब मैंने अपने सामने की मिट्टी को उड़ते हुए देखा तो मैंने स्वाभाविक रूप से खुद को एक सड़े हुए लॉग के पीछे रोल कर लिया। विश्वास करें या ना करें, मैं अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो भी वहां कोई था वो जानबूझकर मुझ पर गोली चला रहा था। मैं बस कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। कोई सही दिमाग वाला व्यक्ति एक फॉरेस्ट रेंजर पर गोली क्यों चलाएगा। मैंने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, मैं फ्रेंडली हूं, गोली मत चलाओ। मैंने कई बार कहा और शूटर ने जवाब में उस लॉग पर गोली मार दी जिसके पीछे मैं छिपा था। किसी तरह वो गोली लॉग को पार नहीं कर पाई, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पास कितनी गोलियां थीं। वो उस लॉग को उड़ा सकते थे और फिर मुझे भी उड़ा सकते थे जब उनको एक क्लियर लाइन ऑफ साइट मिल जाती। तभी मुझे वास्तव में समझ आया कि हो क्या रहा था, और तभी समाधान भी स्पष्ट हो गया। अपने सामने की ओर रोल करने से पहले मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पैर अभी भी दौड़ने के लिए काम कर रहे हैं। फिर मैंने अपने शरीर को उस दिशा में तैयार किया जहां मैंने अपना ट्रक पार्क किया था। शूटर ने गोली नहीं चलाई और इस बात ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। वो बस देख रहे थे, मेरे कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। अगर मैंने अपना सर हल्का सा भी उठाया तो वो शॉट लेने की प्रतीक्षा में वहां बैठे थे। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे वो इतना झटके में आ जाएं कि अगर उन्होंने शॉट लिया भी तो वो कम से कम चूक जाएं। और मेरे पास अपनी पिस्तौल के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने वही इस्तेमाल की। मैंने ट्रक की तरफ रोल करते हुए लॉक के ऊपर से कुछ राउंड फायर किए और फिर पेड़ों के बीच से होते हुए तेजी से दौड़ गया, पीछे की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए। मुझे पता है कि शूटर ने मुझ पर एक आखिरी शॉट लिया था जब मैंने गोली की आवाज़ सुनी जो मेरे सर के ठीक ऊपर से निकली, लेकिन मैं किसी तरह इतना तेज दौड़ सका कि उनकी दृष्टि से बाहर हो सका और अपने ट्रक तक सुरक्षित पहुंच गया। चूंकि रेंजर मुख्यालय काफ़ी नीचे था, मैंने सैंड पॉइंट में आपातकालीन कक्ष में जाने का निर्णय लिया। ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं अपने चोटों के बारे में केवल एक और रेंजर को सूचित कर सका और वही रेंजर मुख्यालय को जानकारी दे सका, जबकि मैं सैंड पॉइंट की ओर चला गया। मेरा सबसे बड़ा डर था कि कहीं मैं ब्लीडिंग के कारण ड्राइव करते समय बेहोश ना हो जाऊं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली था, जहां मुझे गोली लगी थी वो सही जगह थी। अगर गोली थोड़ी और बाईं ओर लगती
तो शायद मैं दौड़ने में या चलने में भी सक्षम नहीं होता, और अगर वो नीचे की ओर लगती तो वो गोली मेरी फेमोरल धमनी को काट सकती थी। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं अपने ट्रक तक कभी नहीं पहुंच पाता। अस्पताल की बात तो बहुत दूर की है। चूंकि पार्क संघीय भूमि पर था, एफबीआई भी इस मामले में शामिल हो गई और हमारे रेंजर दल के साथ पार्क में संभावित शूटर की खोज करने लगी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे, जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वो वहां से भाग चुका था। एफबीआई ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और मुझसे गहन पूछताछ की। उनके कुत्ते पार्क के चारों ओर घूमते रहे, बूट प्रिंट्स, गोली के खोल, अब जो भी कहें, उन चीजों को खोजने के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी आदमी नहीं मिला। सबसे अच्छा जो वो कर सकते थे वो मुझे बताना था कि जिस राइफल से मुझ पर गोली चलाई गई थी वो एक रेमिंगटन मॉडल 700 थी। लेकिन अंत में एक एजेंट ने मुझसे अपनी प्रमुख थ्योरी शेयर की। वो ये नहीं नकार सकते थे कि मेरा हमला करने वाला व्यक्ति एक प्रकार का पागल शिकारी था, जिसने एक मानसिक विकार के कारण मुझ पर कुछ शॉट्स मारे। लेकिन इसके बावजूद वहां एक एंगल था जिसे टास्क फोर्स विशेष रूप से देखना चाहती थी। मेरे शूटिंग से कुछ महीने पहले यूएस मार्शल की एक टीम ने बाउंड्री काउंटी में एक केबिन की ओर रुख किया था। उनके पास एक आदमी जिसका नाम था रैंडी वीवर, उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने पहले आदमी के कुत्ते पर गोली चलाई और फिर उसके बेटे पर। वीवर के एक दोस्त ने फिर मार्शलों पर गोलीबारी की, जिससे एक 11 दिवसीय गतिरोध शुरू हो गया, जिसमें एक पुलिस स्नाइपर ने वीवर की पत्नी को गोली मार दी। इस आदमी पर हथियारों को रखने का आरोप था, इसलिए मार्शल्स ने सोचा कि उसके पास अपने केबिन में मशीन गनों का पूरा भंडार होगा, और इसलिए वो युद्ध क्षेत्र की तरह वहां घुस गए और 2 निर्दोष लोगों को मार डाला। अंत में रैंडी वीवर ने सरकार से लाखों डॉलर का मुआवजा प्राप्त किया। लेकिन इससे पहले इस स्थिति ने मीडिया में एक बड़ी उथल पुथल मचा दी और बहुत हिंसक लोगों को नाराज कर दिया। और वहीं एफबीआई एजेंट ने सोचा कि ये मेरी स्थिति से संबंधित था। ये सिर्फ अटकलें थीं, लेकिन उसने और उसके कुछ साथी एजेंटों ने माना कि चूंकि मैं संघीय सरकार का प्रतिनिधि था, एक शिकारी जिसने मुझे निशाना बनाया, वो शायद संघीय सरकार से बदला लेना चाहता था। एफबीआई ने कभी उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जिसने मुझे गोली मारी थी, और जहां तक मुझे पता है वो अभी भी बाहर खुला घूम रहा है। इस बात पर गर्व कर रहा होगा कि उसने सरकार को जवाब दे दिया, या जो भी बकवास उसने अपने दिमाग में भर ली थी। और कौन जानता है, शायद उसे अब पछतावा हो सकता है कि अगर उसे माफ़ी मांगने का मौका मिले तो वो मुझसे माफ़ी मांग ले। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं उसे माफ़ कर पाऊंगा जब तक मैं दूसरी बार अपने हिप सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकता। तब तक तो बिल्कुल नहीं।